विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये जो आप चैप्टर देख रहे हो ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2। बट ये चैप्टर आपके फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया है क्योंकि सिलेबस में चेंजेस आया था कोविड-19 की वजह से, तो इस वजह से फर्स्ट चैप्टर में ही इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट चैप्टर ही समझना। बट ये आपका जो पिछला जो बुक था, पहले का जो बुक था उसमें ये दूसरा चैप्टर था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले मतलब की बात करते हैं। तो लिखा है कि भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, भारतीय का मतलब समझ में आता है सबको। भारतीय यानी कि हम इंडिया की बात करते हैं, INDIA, इंडिया की बात कर रहे हैं। संविधान का मतलब आप लोग समझते ही हो, संविधान का मतलब होता है जो हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं, उसमें हमारे अधिकारों की भी चर्चा की गई है। ठीक है, और अधिकार का मतलब क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। अधिकार आए दिन आप लोग सुनते हो, आप लोग खुद प्रोनाउंस करते हो, खुद बोलते हो किसी के सामने, इस चीज़ पे तो मेरा अधिकार है, ये चीज़ तो मेरा है। तो जो चीज़ आपका है वो आपका अधिकार है लेने का। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, आप बुक की लैंग्वेज कुछ भी लिखी रहे, लेकिन आपको समझना अपने लैंग्वेज में है, अपना समझना अपने लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार एक ऐसा पावर जनरेट करता है, अधिकार एक प्रकार का ऐसा पावर होता है, एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है जो उस टाइम पे काम आती है जब हम किसी पे अपना हक जताते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मेरा है। उस टाइम पे अधिकार का यूज होता है। ठीक है ना, तो अधिकार एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी चीज़ पर हक जताने में सहायता करती है, हक जताने में। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, हालांकि ये आपका चैप्टर ही है, दूसरी बुक में चैप्टर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा मतलब आप बोल सकते हो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अच्छे ढंग से अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने मांग का नाम सुन रखा होगा। मांग का मतलब होता है डिमांड। ठीक है, आपने मांग का नाम सुन रखा होगा, मांग। दूसरा दावा और तीसरा अधिकार। मांग, दावा और अधिकार। देखिए, मांग क्या होता है। मांग का मतलब होता है कि सपोज कि आप 11th क्लास में स्टडी कर रहे हो और आपने अपने मम्मी पापा से डिमांड रख दी कि मैं अगर पॉलिटिकल साइंस में 99 लेके आऊं या 100 लेके आऊं तो मुझे एक फ़ोन चाहिए, या फिर मैं 11th क्लास में अच्छे नंबर लेके और पास हो जाऊं तो मुझे एक फ़ोन चाहिए। आपने क्या रखा, डिमांड रखा। किसके सामने रखा, मम्मी पापा के सामने रखा। अब देखिए, यहाँ पे चांसेज है आपके दो, 0 और 100 के। हो सकता है कि मम्मी पापा उस चीज़ को पूरा कर दें, और हो ये भी सकता है कि आप अच्छे नंबर तो लेके आए लेकिन वो पूरा भी ना करें। आपने सिर्फ डिमांड की है। क्या किया है, डिमांड की है। ठीक, वो बात अलग की है, आप प्रॉमिस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे रेशियो जो बनता है 0 और 100 का बनता है। हो सकता है पूरा भी हो जाए, हो सकता है ना भी पूरा हो। ठीक, तो मांग मतलब ये होता है कि जिसमें चांसेस होते हैं पॉसिबिलिटी के हो भी जाए और बिल्कुल 0 भी रहता है कि नहीं भी हो पाए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे मांग बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। किसी भी चीज़ के सामने डिमांड रखना। दावा क्या होता है, दावा 50-50% का रेशियो होता है। 50-50% जैसे सपोज आपका एक फ़ोन था, ठीक है, आप काफ़ी टाइम से चला रहे थे और ये क्या हो गया, ये चोरी हो गया या गिर गया कहीं पे। ठीक है ना, ये कहीं पे गिर गया था। अब फ़ोन तो चोरी हो गया या कहीं गिर गया। अब आप परेशान हो गए। 2-3 दिन बाद देखे यही फ़ोन, सेम टू सेम फ़ोन किसी के हाथों में देखे कि ये फ़ोन मेरे जैसा ही तो लग गया। आप गए वहाँ पे, बोले कि ये तो फ़ोन मेरा है। उसने बोला आप कैसे बोल रहे हो, ये फ़ोन तो मेरा है। तो आपने भी अपना दावा ठोका है कि भाई 50, मतलब आपने भी अपना 100% बोला है कि भाई ये फ़ोन मेरा है। उसने भी बोला ये फ़ोन मेरा है, इस वजह से मैं क्यों दूं आपको। अब यहाँ पे आपके हिसाब से ये फ़ोन आपका है और उसके हिसाब से वो फ़ोन उसका है। अब
यहाँ पे 50-50% का रेशियो बनता है कि आपका भी फोन हो सकता है और उसका भी फोन हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, और हो सकता है कि आपका जो दावा है या शक है वो झूठा हो। तो 50-50% का चांसेस हुआ ना। तो यही, अब ये बात गई कोर्ट में। तो कोर्ट में जब पहुंचा तो आप अपना बिल लेके आए, जो फोन का जो बिल होता है वो लेके आए, और वो अपना बिल लेके आया। अब फ़ोन में जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उस चीज़ को चेक किया गया, ठीक है ना, और वेरीफाई किया गया कि एक्चुअल में फ़ोन है किसका और बिल किसके नाम पे है। तो पता लगा कि वो जो फ़ोन था वो उसी का फ़ोन था, आपने सिर्फ शक किया था क्योंकि फ़ोन जैसा फ़ोन होता ही है, ठीक है। तो आपने क्या ठोका था, दावा ठोका था कि ये फ़ोन मेरा है। हो सकता था कि ये फ़ोन आपका ही हो, ठीक है ना, और ये भी चांसेस है कि ये वो फ़ोन उसका ही हो। तो यहाँ पे 50-50% का रेशियो बनता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे जो केसेस है हुआ जहाँ पे आपने दावा किया था, तो आप क्या हुआ, केस हार गए, लेकिन वो व्यक्ति केस जीत गया। अब उसका 100% अधिकार है कि वो फ़ोन किसका है, उसका है, जिसको लीगल अथॉरिटी दी गई है, यानी कि कानूनी अथॉरिटी दे दी गई है। तो देखिए, मांग क्या होता है, 0 और 100 का रेशियो बनाता है, दावा क्या होता है 50-50% का रेशियो बनाता है, और जो अधिकार होता है वो क्या होता है 100% का वो बनाता है, 100%। अब जैसे कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि ये फोन किसका है, उस बंदे का था, तो अब उसको कानूनी अधिकार मिल गया कि वो फोन किसका है, उसी का है। आई बात समझ में? अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं हमेशा रेडी हूँ आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, भारतीय संविधान में अधिकार, ये सिर्फ मैं डेफिनेशन बताया, एक तरीके से बताया हूँ आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चैप्टर की। अब ये परिचय है, इस परिचय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उन अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित किया गया, यानी कि इसको सुरक्षा करने के लिए प्रावधान भी तो बनाए गए होंगे। मैंने चीज बताया था कि संविधान में 2 टाइप्स की चीजें दी गई है। पहली चीज तो ये कि सबको अधिकार दे दिया गया है, दूसरी चीज ये अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी वो बनाया गया है कि भाई आपको रोकने के लिए या उल्लंघन जो कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे चीज समझने की कोशिश करना, एक होता है अनुच्छेद और दूसरा होता है धारा। क्या होता है, धारा। अब अनुच्छेद और धारा में आप अंतर बताइए, मैं अंतर नहीं बता रहा हूं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए आप आगे समझते हैं कि उन अधिकारों की व्याख्या कीजिए, व्याख्या तथा सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो मौलिक अधिकार मिलते हैं उनको सुरक्षा करने में और उसकी व्याख्या करने में न्यायपालिका का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। आगे बात करते हैं, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या फर्क होता है। फर्क मतलब क्या होता है, अंतर बताइए। तो ये मूल चैप्टर का है जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें स्टडी करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अधिकारों का महत्व। आपने अधिकार का मतलब समझा, अब इसका महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है अधिकारों की, राइट्स के क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज की बात करते हैं, ठीक है। अब आप जब जैसे ही आपकी बुक स्टार्ट होती है, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे 2 इस प्रकार की स्टोरी दी गई है। स्टोरी बहुत अच्छी है, उस चीज को समझना, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी या किसी दूसरे के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हो और उसको अपने अधिकारों का नॉलेज ना हो। क्या स्टोरी है, समझते हैं। 1982 के एशियाई खेलों से पूर्व निर्माण कार्य हेतु सरकार ने कुछ ठेकेदारों से सहायता ली, यानी कि सरकार ने बोला कुछ ठेकेदारों को कि हमें किस चीज का निर्माण करना, फ्लाईओवर का निर्माण करना और स्टेडियम का निर्माण करना है। ठेकेदारों ने बोला चलो ठीक है, हम फ्लाईओवर का और स्टेडियमों का निर्माण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठेकेदारों ने क्या किया, सस्ते रेट पे एक तो पहली चीज गवर्नमेंट अपना रेट देती है, ठीक है। अब ठेकेदारों के सारा जिम्मा सौंप दिया गया। अब ठेकेदार क्या किए, अब ऐसे ऐसे मजदूरों को ढूंढे जो गरीब हैं, है ना, उनको लेके आए। अब उनसे काम करवा लिया, जैसे तैसे उन्होंने काम करके दे दिया। अब ये क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट दोनों पूरा हो जाता है। पूरा होने के बाद अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनको पैसा देती है ठेकेदारों को, और ठेकेदार क्या करते हैं, उन मजदूरों को पैसा देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि गवर्नमेंट दे रही है 400 रुपए एक मजदूरों पे, ठेकेदार क्या किए, 20 में 100 रुपए का लाभ अपने उठा लिया और 300 रुपए इन मजदूरों को दे दिया। अब देखिए निश्चित कितने रुपए पे था, 400 पे, और मिला कितना, 300 पे। अब इन मजदूरों के साथ नाइंसाफी हुई,
तो एक प्रकार की बैठक की गई जिसमें ये साबित हुआ कि इन ठेकेदारों ने इनके साथ गलत किया। मुकदमा दायर कर दिया गया न्यायालय में और न्यायालय ने आदेश दिया कि इन ठेकेदारों के शोषण हो रहा था और इन शोषण की वजह से इनके अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इस वजह से इनका जितना भी मुआवजा बनता है उस मुआवजे को इनको लौटाया जाए। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे शोषण हो रहा था इन मजदूरों का, तो यानी कि शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है ना, तो वही चीज की बात की जा रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे दूसरा एक और स्टोरी बताया गया था मचल लालुंग के बारे में। मचल लालुंग, देखिए इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आया था आज से 2 साल पहले। मचल लालुंग जो कि असम के मड़ी गांव में जिले चबूरी गांव का रहने वाला था, मचल लालुंग। ठीक है, और इसके ऊपर एक केस ये किया गया था कि ये किसी को मार दिया है। ठीक है, ये किसी को चोट पहुंचाया है, इस जुर्म में इसको क्या किया जाता है, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी जब की जाती है तो गिरफ्तारी के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर इसको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में जब ये पेश होता है तो पता चलता है कि जो मचल लालुंग है वो मेंटली तौर पे सही नहीं है, यानी कि बीमार है। और आपको ये चीज पता होगा, आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि अगर कोई बीमार होता है तो जब तक कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो जाए तब तक उसको कानूनी तौर पे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। पहले उसको ठीक किया जाएगा, ठीक करने के बाद अगर उसको फांसी भी चढ़ाना है तो पहले उसको ठीक किया जाएगा। अगर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो ही फांसी चढ़ाया जाएगा, अदरवाइज उसको फांसी नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, उसका इंतजार किया जाएगा जब तक वो ठीक ना हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से मचल लालुंग को हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब मचल लालुंग क्या हुआ, उसका हॉस्पिटलाइज था वो काफ़ी दिनों से, और वहाँ पे उसका मतलब ट्रीटमेंट हो रहा था। आगे चल के क्या होता है कि जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ये बोलते हैं, पुलिस को एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, कब लिखते हैं, 1967 में, कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो गया, आप इसको लेके जा सकते हो। लेकिन इसका रिस्पॉन्स पुलिस वाले नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा उसके बाद डॉक्टर ने बोला चलो कोई बात नहीं, मत करो रिस्पॉन्स, मुझे क्या है, तो इसकी वजह से वो वहीं पे छोड़ दिए। और दूसरी बार उन्होंने फिर दोबारा लेटर लिखा 1996 में पुलिस वालों को कि ये ठीक हो गया, इस भाई को लेके जाओ, इस व्यक्ति को लेके जाओ, लेकिन दोबारा भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप ये समझ सकते हो ये व्यक्ति 23 साल की उम्र में जेल गया था और निकला कब, 77 साल की उम्र में। और जेल कैसा जेल, उसमें नहीं, आप कारागार में नहीं डाला गया था, वो हॉस्पिटल में एज ए मुजरिम की तरह रह रहा था। कहीं ना आने जाने की परमिशन कुछ नहीं थी, तो मुजरिम की तरह रह रहा था, तो एक तरीके से जेल ही हुआ ना वो। 23 साल की उम्र में वो जेल गया था और निकला कब, 77 वर्ष की आयु में, यानी कि 2005 में वो मतलब रिहा हुआ था। और उस टाइम पे मतलब आप ये बोल सकते हो 54 साल अपने लाइफ का उसने जेल में गुजार दिया। अब आप ये समझ सकते हो जो 77 साल का जो व्यक्ति है वो करेगा तो करेगा, पूरा उम्र जेल में बीत गया, अब 77 साल में जब वो बूढ़ा हो गया तो क्या करेगा, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, तो इन जैसे छोटी मोटी जो चीजें हैं, छोटी मोटी की बहुत बड़ी चीजें जिसको आपको समझना पड़ेगा, यानी कि जिसकी वजह से आपके अधिकारों का हनन होता है। तो यानी कि इन दोनों स्थितियों में लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, जिसको हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की स्टोरी बताई गई है ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए, आप मेरी वीडियो को देखिए, 100% गारंटी, एक बार बुक पढ़ लीजिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, क्या है कैसे है, सब चीज समझ में आ जाएगा। और बुक में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस चीज पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। आगे बात करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाएं। ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब जो है यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे पढ़ पाएं। ठीक है, और जब इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। आगे बात करते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र। देखो अधिकारों का घोषणा पत्र है क्या चीज, जैसे हमने देखा ऊपर के 2 स्टोरी में उनके अधिकारों का हनन हुआ था। जब अधिकारों का हनन हुआ तो ये तो बहुत तगड़ी केस हो गई कि भाई सबने सोचा कि अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो इस वजह से इसको अधिकारों के घोषणा पत्र के नाम से इसको उसमें इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि संविधान में इसको संशोधित कर दिया गया। ठीक है, संविधान में संशोधित यानी कि मौलिक अधिकारों को संविधान में संशोधित कर दिया गया ताकि कोई भी इसका उल्लंघन ना कर पाए। अब समझते हैं ये है क्या, अधिकारों के घोषणा पत्र। ये देखो अपने
तौर पे लिखा हो, अपने हिसाब से लिखा हो ताकि चीज़ समझ में आए। अधिकारों के घोषणा पत्र से अभिप्राय ऐसे पत्र से है जिसे 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक समिति, यानी कि उनके जो लोग थे, ठीक है ना, उनकी जो यूनिटी थी, ने ब्रिटिश सरकारों से मांग उठाई थी। कब उठाई थी? 1928 में उठाई थी। आगे, इस प्रकार यह सुनिश्चित था कि आज़ादी के पश्चात, यानी कि आज़ादी के बाद संविधान के निर्माण, यानी कि संविधान के निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश किया जाएगा और उस टाइम पे ये सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और जो संविधान का निर्माण किया जाएगा तो उस टाइम पे अधिकारों को इसमें समावेश किया जाएगा और सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का हनन ना कर पाए। आगे, इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को रखा गया तथा वे सभी अधिकारों को रखे गए जो व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए क्या है? आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस वजह से इसमें उन सभी अधिकारों को रखा गया ताकि कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर पाए। आगे बात करते हैं, संविधानों द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी कि ऐसी सूची जिसमें मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया था, वो सभी अधिकारों का जिक्र किया गया था ताकि कोई व्यक्ति या सरकार या कोई भी व्यक्ति उस चीज़ का हनन ना कर पाए। ठीक है, इस वजह से उसको अधिकारों का घोषणा पत्र के नाम से संशोधित कर दिया गया था। देखो, मौलिक अधिकार में अगर कोई चेंजेस भी करना होता है ना तो पहले संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके चेंजेस किया जाता है। ठीक है, इस चीज को सभी मानते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है मौलिक अधिकार, यानी कि एक्चुअल बात करते हैं मौलिक अधिकार है क्या चीज, मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकार को समझने के लिए पहले एक चीज समझो कि जो मौलिक है ना, मौलिक का मतलब होता है आवश्यक। आवश्यक, जहां भी मौलिक देखो उसका मतलब क्या होता है? आवश्यक। अब अधिकार का मतलब समझते हो, यानी कि वो अधिकार जो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक तो होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में यानी कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसका जो डेवलपमेंट है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक यानी कि आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आगे समझते हैं कि ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए क्या है? आवश्यक है, और इसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएगा। इसके बिना व्यक्ति जो है अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके पूर्ण विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं मौलिक अधिकार कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे 6 टाइप्स के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार। देखो, इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, याद अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर एक बार याद हो गया तो आपने इमेजिन करने की कोशिश करना है कि यार, यानी जो बुक है ना, बुक हो गया, मेरी वीडियो हो गई, या फिर आपके नोट्स हो गए, कोई भी चीज़ हो गया, उसको एक बार देखना, 1 बार 2 बार 3 बार देखना, पढ़ना, और उसके बाद ना आंखों में इमेजिन करना। और अगर ये तस्वीर आपके सामने आ रही है तो समझ जाओ कि ये चीज़ आपको भूलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें भी ऐसे याद हुआ था। हम जब 11th क्लास हम पढ़ते थे उस टाइम का ही याद है और अभी तक भी याद है। ठीक है, तो समानता का अधिकार किसमें दिया गया? 14 से 18 के अनुच्छेद में दिया गया। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो किसमें दिया गया? 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किसमें दिया गया? 23 से 24 अनुच्छेद में। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 के अनुच्छेद में दिया गया है। आगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कहाँ दिया गया है? 29 से 30 अनुच्छेद में दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 32 में। आप एक लाइन में समझने की कोशिश करना। समानता का अधिकार, यानी कि आप देखते हो समाज में सभी लोग बराबर है ना, जितने भी लोग हैं कानून के समक्ष समानता। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ में समानता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने स्टूडेंटों को बताया करता हूँ अपने ट्यूशन्स में, कि अपने इंस्टीट्यूट में बताया करता हूँ कि जैसे आप देखो विद्यालय होता है ना, विद्यालय,
जो विद्यालय होता है, विद्यालय में सभी जो स्टूडेंट होते हैं एक समान ड्रेस पहन के आते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, वो कैसे आता है, एक समान ड्रेस पहन के आता है। ठीक है, और जो टीचर व्यवहार भी करता है सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसको समझने के लिए, समानता के अधिकार के, यानी कि सभी व्यक्ति क्या है, समान है, कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून सबकी हिफाजत करेगा। ठीक है, तो समानता को आप समझ सकते हो। समानता अधिकार वो अधिकार होता है जो हमें हमें सबकी बराबरी करने का अवसर देता है, यानी कि सारे लोग बराबर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार वो अधिकार होता है जो हमें आज़ादी प्रदान करता है कि कोई भी काम करना है तो हम आज़ाद रूप से कर सकते हैं, फ्री रूप से कर सकते हैं। हम कहीं पे बसना चाहते हैं, इंडिया के किसी कोने में बसना चाहते हैं तो हम बस सकते हैं। कहीं आने जाने की आज़ादी है, संगठित होने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, मतलब बातचीत करने की आज़ादी है, हर टाइप की आज़ादी के बारे में होता है ना। आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार वो अधिकार होता है जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ भी उसके पास अधिकार होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में पहला पॉइंट है ना, जहाँ पे मैंने स्टोरी समझाया था। ठीक है, ठेकेदारों ने मजदूरों के साथ जो घोटाला किया था, वही शोषण हुआ था उनका। तो शोषण के विरुद्ध भी हमारे पास अधिकार है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र है कोई भी धर्म चूज करने के लिए। अगर वो धर्म चेंजेस भी करना चाहता है तो धर्म चेंज कर सकता है, बस सकते बात इतना है कि उसके धर्म चेंज करने की वजह से किसी धर्म को ठेस ना पहुंचे, या फिर जो उसका तरीका हो या जो जिस धर्म में वो प्रवेश कर रहा हो उसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि कोई व्यक्ति कोई भी धर्म चूज कर सकता है और उसको वो फ्री है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति का मतलब समझते हो क्या होता है आप? संस्कृति का मतलब होता है हमारा रहन सहन, खान पान, बोलचाल इत्यादि चीजें क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्र है संस्कृति के तौर पे कि अपनी अपने विरासत की हिफाजत कर सकता है, रहन सहन, खान पान, इन सब चीजों का स्वतंत्र रूप से मतलब निर्वाह कर सकता है। इसके अलावा शिक्षा, यानी कि आपको पता है गवर्नमेंट भी 1 से लेकर 8वीं तक शिक्षाएं क्या करती है, फ्री कर दी है, ताकि व्यक्ति पढ़ पाए, बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, आगे अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं कि अगर इसका हनन हो गया, इसका सबका अगर हनन हो जाता है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि आप सीधा मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। और कौन से न्यायालय में? सबसे ऊपर वाला न्यायालय जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में आप सीधा जा सकते हो, कोई जिला न्यायालय नहीं, कोई अधीनस्थ न्यायालय नहीं, कोई उच्च न्यायालय नहीं, सीधा कहाँ जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों को लागू करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है मौलिक अधिकार, जिसके बारे में आप सबको जानने की जरूरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझना कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार और दूसरा होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और तीसरा होता है आपका मूल कर्तव्य। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। मौलिक अधिकार जो दिया गया है संविधान के भाग 3 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है संविधान के भाग 4 में दिया गया है। और जो मूल कर्तव्य दिया गया है संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है। मौलिक अधिकार समझते हो क्या होता है? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जरूरत है, यानी कि व्यक्तियों को दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए बनाया गया? राज्यों के लिए बनाया गया। और मूल कर्तव्य किसको बनाया गया? बेसिकली ये हम लोगों का कर्तव्य है। मूल का मतलब होता है आवश्यक, कर्तव्य का मतलब होता है कर्तव्य, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं तो नागरिक होने के वजह से हमें अधिकार मिला है, और अधिकार मिलने की वजह से हमारा कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए। क्या क्या? जैसे देश की हिफाजत करना,
देश की सुरक्षा करना, देश को स्वच्छ बनाए रखना, स्वच्छ भारत अभियान ये भी मूल कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति जासूस है जो किसी दूसरे देश को हमारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपका मूल कर्तव्य बनता है कि आप उस चीज का सूचना पुलिस स्टेशन में दें। ठीक है ना, तो इत्यादि चीजें मूल कर्तव्य, बाकी आगे चल के अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, आगे बात करते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जैसे कौन कौन से अधिकार? कानून के समक्ष समानता, समझ में आता है, कानून के नजर में सारे लोग बराबर हैं। कानून का समान संरक्षण, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों की, कोई अमीर गरीब कोई भी हो, उनको एक तार सुविधाएं मिलेंगी कानून के ओर से। आगे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे, रोजगार में अवसर की समानता, अगर रोजगार है तो उसमें अवसर की समानता सभी के लिए समान होनी चाहिए। आगे, पदवियों का अंत, पदवी का मतलब होता है लेबल, तो लेबल अलाउड सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को है जो किस में है, सेना में है, जिसको गवर्नमेंट पुरस्कृत करती है, और जो विद्या के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन फील्ड में है, उन्हीं को पदवी रखने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। अगर सपोज कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसको अवार्ड देना चाहता है या फिर पदवी देना चाहता है, तो उस स्थिति में उसको जिस देश में वो पहले रह रहा है वहाँ के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये खासकर भारत में भी अप्लाई है कि अगर किसी दूसरे देश में आपको पदवी मिल रहा है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो पदवियों का अंत कर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि इसकी वजह से भेदभाव बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे। आगे, छुआछूत की समाप्ति, यानी कि ये बहुत पहले से चली आ रही थी छुआछूत, यानी कि अमीर हैं जो गरीबों को नहीं छुएंगे। खासकर अमीर गरीब की बात नहीं, यहाँ पे खासकर पंडित लोग करते थे अछूत जाति से, जिनको छुआ नहीं जा सकता था। ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये चीजें चलती थी, लेकिन इस चीज को समाप्त कर दी गई और जिसकी वजह से समानता स्थापित हुई थी। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें भाषण और व्यक्ति का स्वतंत्रता है। ठीक है ना, व्यक्ति भाषण दे सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। आगे, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता है। आगे, संगठित होने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप एकत्रित हो सकते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी पेशा चुन सकता है, कोई भी काम कर सकता है, इन सब चीज के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए। आगे, जीवन की रक्षा के लिए और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप अपनी सेफ्टी पे उन पे हमला कर सकते हो, इस चीज का आपके ऊपर अधिकार है। ठीक है, दैहिक शरीर के ऊपर बात की गई, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है और उसके ऊपर उसकी जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसके पास अधिकार है कि वो न्यायालय में याचिका दायर करवा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आजादी। आप अपनी आस्था के अनुसार कोई भी देवता का पूजा कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। आगे, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह के संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकते हो। ठीक है, संस्थाओं में आप अपने धर्म के हिसाब से आप निर्देश दे सकते हो। ठीक है, जैसे देखते हो आस्था चैनल पे बहुत सारे जो संत होते हैं जो अपने अपने धर्मों की गाथाएं गाते हैं, है ना। ठीक है, अच्छी चीज है ये सारी चीज, ऐसी बात नहीं है। प्रभु में ध्यान लगाना बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना एक बहुत बड़ी बात है। आगे, अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पहला अधिकार था ये हो गया, दूसरा अधिकार ये हो गया, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा ये, पांचवा ये और 6वां नंबर ये, हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, बजदुआ मजदूरी पर रोक, ये समझते हो ना, बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है। आगे, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, यानी कि कोई ऐसा काम है जो जोखिम भरा है उसमें बच्चों से काम नहीं लेना है। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, यानी कि जिनकी संख्या कम है उनकी भाषा बनाए रखने का अधिकार है, संस्कृति के संरक्षण यानी कि सुरक्षा करने का अधिकार है,
वो अपना लैंग्वेज बोले, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने हिसाब से अपनी शैक्षिक शिक्षा जहाँ पे वो अपना अपना एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना, उन चीजों का अधिकार है। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मैंने इसके बारे में बता रखा कि अगर आपके ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसकी वजह से आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है, ताकि आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए। आगे बात करते हैं, अब जो यहाँ पे जो बात करते हैं 19 से लेकर, ये जो अनुच्छेद था 19 से लेकर 22 में था ना, और ये 14 से 18, तो जो 19 से लेकर 22 में 19F में जो संपत्ति का अधिकार पहले दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो किस में दिया गया था, अनुच्छेद 19F में, ABCDEF, ये ऐसे अनुच्छेद बनाए गए थे। तो 19F में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसको 1978 में हटा दिया गया था। और कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया था, 44वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं संविधान के जनक, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 32वें अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। यानी कि जो ये वाला अनुच्छेद है ना, यानी कि ये वाला अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर के 5 मौलिक अधिकार व्यर्थ हैं जब उसको लागू करवाने का कोई अधिकार ही ना हो, ठीक है। इस वजह से ये अधिकारों को लागू करता है, इस वजह से इसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। आई बात समझ में? बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि इसमें मेरी सारी मेहनत लगी हुई है। और ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए। किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको चीज़ें हर एक तरीके से, देखिए हर एक चीज़ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स पाने के लिए इस नंबर पे कमेंट कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।